उन्होंने 1946 की स्पीच में क्लियर कर दिया था कि हमारा जीना मरना जो है वो इंडिया के साथ है। और मोहम्मद अली जिन्ना को ये बड़ा एक क्लियर पता था कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में जाएगा, और उन्होंने बहुत कोशिश की एक दबाव डालने की। उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जब जो पत्र साइन किया, क्योंकि जो रूरल स्टेट का होता था वही ऑथोराइज था एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का, ना तो उसमें नेहरू कुछ कर सकते थे, ना शेख अब्दुल्ला उसमें कर सकते थे, ना माउंटबेटन उसमें कुछ कर सकते थे। जब उन्होंने साइन किया उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अंग है। इधर मैं एक चीज बड़ी ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी लिटरेचर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हिस्टोरियंस ने किसी के साथ अन्याय किया है तो वो महाराजा हरि सिंह जी के साथ किया है कि उनको एक विलन बना के पेश किया गया है। महाराजा हरि सिंह जो जब उन्होंने एक उनको महाराजा डिक्लेयर किया था तो उन्होंने एक स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जस्टिस इज माय रिलीजन, मेरे लिए सब मेरे जो हैं वो लोग हैं, और मेरे लिए कोई रिलीजन के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। बट उनको एक ऐसे, मैं इसमें उसमें इन्होंने बताया कि जैसे ही शेख अब्दुल्ला को पावर ट्रांसफर की गई, उसमें ये इन्होंने पेश किया कि एक सेकुलर राजा रूलर आ गया है और एक डेमोक्रेसी का उदय हुआ है जम्मू कश्मीर में। मैं डेमोक्रेसी का उदय आपको इससे बता सकता हूं क्योंकि जम्मू में और लद्दाख में शेख अब्दुल्ला का कोई बेस नहीं था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि डेमोक्रेसी कितनी थी कि जो डोडा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था वो डीसी अपॉइंट कर दिया गया, तहसील प्रेसिडेंट जो है वो तहसीलदार अपॉइंट कर दिया गया। इस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी का उदय किया। जहां तक सेकुलरिज्म का बात है तो हरदीप जी ने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें सेकुलर शब्द नहीं रखा गया। और दूसरी जो बड़ी बात है, एक सिस्टमैटिक तरीके से जो जम्मू के लोग थे, क्योंकि जम्मू के लोग जो थे वो उनको पता था कि नेशनलिस्ट थिंकिंग के लोग हैं, कश्मीर में जो नेशनलिस्ट थिंकिंग के लोग थे उनको साइडलाइन किया गया। आप उसका अंदाजा लगा सकते हो कि आज भी हमारे, एक सेकंड यहाँ पे रोकूंगा, मैं आपको बस एक सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारे साथ एक ट्विटर में फरागो अब्दुल्ला के नाम से जो हैंडल चलाते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में इनकी जानकारी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला का पैरोडी अकाउंट चलाते हैं। वैसे तो इस वक्त अब्दुल्ला मुफ्ती खुद एक पैरोडी बन चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपसे सुनना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर कि ये क्या है और दिग्विजय सिंह ने जो बोला है इसको आप किस तरह से देखते हैं। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कपिल सर का कि उन्होंने मेरे को बुलाया, और राजीव सर और गणेश सर ने तो ऑलरेडी काफी कुछ बता दिया है। मैं एक छोटा सा एक देना चाहूंगा कि कांग्रेस की ये दुकान बंद हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं डोगरा हूँ, मैं वहीं का रहने वाला लोकल हूँ मैं। और कैसे दुकान बंद हुई है आपको पता है, एक वाल्मीकि समाज है जम्मू में, वो 1947 से वहां पे है जम्मू सिटी में। वाल्मीकि समाज क्या करता है, वो बेचारे स्वीपर क्लास से हैं, राइट। तो स्वीपर क्लास से क्या है, अगर उनका बेटा पीएचडी भी कर लेगा ना तब भी उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती। वो ये एक्सप्लेन कीजिए। मैं बता रहा हूँ कपिल जी, मैं बता रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आऊंगा। तो अगर उनका बेटा पीएचडी भी कर लेगा तब भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में 370 लगी थी तब की बात है ना ये? हाँ, ये तब की बात है, मैं तब की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो और वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में वोट भी नहीं डाल सकते, जॉब भी नहीं मिल सकती, स्टेट असेंबली इलेक्शन में वोट भी नहीं डाल सकते, ठीक है। ये अधिकार उनको था ही नहीं। 370 हटी, उनको सिटीजनशिप मिली, अब उनका तो आप सुन रहे हैं धारा 370 को लेकर अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जो ट्विटर के महारथी हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। 35 ईयर्स तो वहां जॉब करेगा टिल रिटायरमेंट, राइट। वो वहां पे जमीन ही खरीद सकता है, यानी कि 35 ईयर्स उसने अपनी पूरी जिंदगी के जम्मू कश्मीर को दिए, लेकिन उनके बेटे स्कूल पढ़े वहां पे, लेकिन वो वहां पे जमीन खरीद के घर नहीं बना सकते, पूरी उम्र किराए के घर पे ही रहेंगे। एक आदमी जो अपने 35 से 40 साल एक राज्य में रह लेता है तो वो वहीं का हो जाता है, राइट। तो पर फिर भी वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था। कितनी बुरी बात है ये। आर्मी कितनी लगी है वहां पे, आर्मी वाले वहां 10-15 साल रह लेते हैं लेकिन फिर भी जमीन नहीं खरीद सकते। और
और आर्मी वाले किसकी सुरक्षा के लिए? हम हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी अभी वो सब जमीन खरीद सकते हैं, उनके बेटे वहां गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। ये बात ना कांग्रेस को पच रही है, ना मेरे जो ओरिजिनल अकाउंट वाले उमर अब्दुल्ला जी ना उनको पच रही है बात। अब क्या हो रहा है? करप्शन नहीं हो रही। और अब जो आटी जो है राइट टू एजुकेशन, वो यहाँ पे लागू नहीं था जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती थी वो जम्मू में पास नहीं होता था। वो तब तक पास नहीं होता था जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं पास करती थी। ये दोहरा मापदंड था यहाँ पे। तो अब सब लॉ यहाँ पे लगे। जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, राइट, यहाँ पे सेंट्रल रूल है कि जो गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है उनको 10% जो है रिजर्वेशन मिलती है। वो जम्मू में लागू नहीं है। तो मेरे कितने सारे जो कजन ब्रदर हैं, कितने सारे मित्र हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, उन सबको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिल रहा है क्योंकि अभी डायरेक्ट सेंटर के लॉ लग रहे हैं। अभी वो बेचारे 10% रिजर्वेशन में आएंगे और उनको जॉब मिलेगी क्योंकि उनका घर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। अब ये सारी बातें उनको पच नहीं रही हैं। वेस्ट रेफ्यूजीज जो 1947 से अपना घर बार पाकिस्तान छोड़कर जो हमारे हिंदू भाई थे, उनमें से मेरे भी जो ग्रैंडफादर थे जो आए छोड़कर, वेस्ट रेफ्यूजीज, उनको भी ये सब अधिकार नहीं था। सिटीजन नहीं बन सकते, वोट नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, लेकिन अब वो सब मिल रहा है उनको। ये वेस्ट रेफ्यूजीज की बात है। यही बात मैं चाहता हूँ कि आज इन ट्विटर स्पेस के माध्यम से जितने भी लोग 370 जम्मू कश्मीर इसके बारे में चर्चा करते हैं या सोचते हैं, आप ये समझिए कि 370 की आड़ में वहां पर संविधान लागू नहीं था। उसका मतलब यह है कि बेसिक अधिकार भी जो नागरिकों को मिलते हैं वो भी छीन लिए गए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार छीन लिया गया था। बेटी हो या दलित समाज के लोगों को पढ़ाई भी करने तो नौकरी तक का अधिकार छीन लिया गया था। प्रॉपर्टी लेने तक का अधिकार छीन लिया गया था। जिस प्रकार का भयानक लूट, अत्याचार, गुलाम बना के रखा गया था जम्मू कश्मीर के लोगों को। और केवल ऐसा नहीं कि किसी खास को, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब एक तरह से गुलामी का जीवन जी रहे थे। अब्दुल्ला और मुफ्ती की गुलामी का जीवन जी रहे थे 370 की आड़ में। और कश्मीर को इस्लामिक जमीन का हिस्सा बनाने के लिए, इस्लामिक ख्वाब का, जिहादियों का हिस्सा बनाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा था। भयानक नरसंहार, शायद विश्व के इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक नरसंहार इसी 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में किया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ। जिसके और आज तक वो लोग इस प्रकार से आज तक उनके अंदर खून की प्यास है कि अभी भी कोई कश्मीरी पंडित वहां पर जाता है, चाहे पिछले साल की बात हो या इस साल राजीव पंडित जी की बात हो, अब भी वो केवल उनकी हत्या करते हैं, उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। हरदीप भाई, यहाँ पे मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ये जो भयानक भ्रष्टाचार हुआ, एक सेकंड हरदीप जी को लेकर फिर आपकी बात पे वापस आता हूँ। ये जो भयानक अत्याचार, लूट, ये सब चल रहा था और इसमें वहां के लोकल राजनेता तो कर ही रहे थे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये केंद्र में बैठी हुई कांग्रेसी सरकारों की इसमें क्या भूमिका थी, नेहरू का क्या इसमें योगदान था? क्योंकि इस देश में अधिकतर जो महापाप हुए हैं, जितने भी भयानक इस माँ भारती के साथ जितने भी भयानक कांड हुए हैं, जितने भी भयानक पाप हुए हैं, उस सब की जड़ में कहीं ना कहीं नेहरू और नेहरू के वंशज ही नजर आते हैं। तो हरदीप भाई, आपसे इस बारे में समझना चाहूंगा कि इस खानदान की और इसके लोगों की क्या भूमिका थी जम्मू कश्मीर में और भारत में हो रहे इस इस्लामिक आक्रमण को आगे बढ़ाने में। हरदीप भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा हरदीप जी। जी अब मोटा मोटी ये समझिए कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या करीबन 1% है, लेकिन केंद्र की तरफ से जो राज्यों को सहायता राशि जो फंड जाता है उसका लगभग 10% जम्मू कश्मीर का जाता है, तो 10 गुना। 2016 में अगर हम एक मोटा मोटा आंकड़े देखें तो 10,500 करोड़ के आसपास फंड गया केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन लगता कितना है? 2 से 2,500 करोड़ रुपए फंड। वो जाता कहां था? अगर केंद्र सरकार चाहे कि भाई उसका किसी तरीके से स्क्रूटनी हो, वो ऑप्शन वहां पर दरवाजे बंद थे, क्योंकि भाई उनके पास था आर्टिकल 370 था, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, आपका तो कोई संविधान लागू वहां पे होता ही नहीं। वो तो स्टेट विद इन स्टेट एक बनाकर थे, बैठे थे। भ्रष्टाचार, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो चाहे नौकरी हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो जो आप हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार इतना अंदर तक घुसा था कि उसको अभी खत्म करने में जो फिलहाल 2019 के बाद भी लगातार जो कोशिश चल रही है, उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी कई फैसले जो राज्यपाल हैं उसने लिए हैं और लगातार ऐसे कुछ 5-7 फैसले वो एक्सप्लेन करे बगैर ही, बेशक एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा छोटा छोटा, लेकिन ये कुछ फैसले जरा फटाफट बता
बताइए कि ये कौन से ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला था वो तो था कि भाई किस तरीके से वहां पर जो पीआरसी का जो एक रूल था कि भाई वो जो वहां पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो होता था उसको एक डोमिसाइल लॉ वहां पर लागू किया गया है। जो लगातार जो फराग अब्दुल्ला ने भी बताया कि भाई किस तरीके से वहां पर वाल्मीकि समाज आर्टिकल 35A के चलते वहां पर महिलाएं, वहां का गोरखा समाज पीओजे के विस्थापित और एक बड़ी आबादी थी जो कि वहां पर वंचित था। वाल्मीकि समाज की बात की, अगर हम एक करके बात करें, वाल्मीकि समाज को 1957 में लाया गया कि भाई वहां पर अगर जम्मू कश्मीर में अगर सफाई करेगा तो कौन करेगा, तो वही अब्दुल्ला साहब लाते हैं पंजाब आसपास के एरिया से कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों को लाते हैं और वो जम्मू कश्मीर में बसाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आपको सब अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन उनको अगले 60 सालों तक किसी तरह के 62 सालों तक किसी तरह के कोई अधिकार नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ उनको इतना अधिकार था कि वो या तो लोकसभा में वोट डाल सके या फिर उनका बेटा स्वीपर की नौकरी कर सके। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं था। समूह डी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड, किसी तरह की किसी नौकरी में उनको कोई अधिकार नहीं था। उनको कभी पीआरसी नहीं दिया गया। ये मैं कहूं कि दलित कम्युनिटी के लिए आप सोचिए कि इस देश में दलितों के साथ कितना बड़ा अत्याचार 62 सालों तक 6 दशक तक होता रहा, लेकिन किसी ने कोई देखने वाला तक नहीं था। और अगर यहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टियां बनती है, अगर वो जाती भी थी तो वो आकर वापस आकर दिल्ली में आकर उनका जिक्र तक नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा धक्का पहुंच सकता है। आधी आबादी को महिलाओं को अधिकार नहीं था कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सके। मसलन अगर कोई जम्मू कश्मीर की जो पीआरसी होल्डर कोई महिला है, अगर वो दूसरे राज्य के किसी स्थायी निवासी से शादी करती है तो उसको तमाम अधिकार त्यागने पड़ते थे, यानी उसके बाद वो भी उसको अपने अधिकार से वंचित रहती थी। बाद में हालांकि ये हुआ कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई महिला के अधिकार रहेंगे लेकिन उसके पति और उसके बच्चों को अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी अगले 73 सालों तक ये भी होता रहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई जम्मू कश्मीर का शख्स पाकिस्तान से कोई शादी करना चाहता है, जैसे कि यासीन मलिक ने की, यासीन मलिक अगर पाकिस्तान की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी बीबी और उसके बच्चों को तो तमाम अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की किसी महिला को अगर किसी भारत के ही राज्य के किसी अन्य स्थायी निवासी से शादी करती है तो उसके बच्चे, उसके पति को अधिकार नहीं मिलेगा। ये सोचिए किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन था। क्या ये भारत के मूल संविधान जहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या ये उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये भारत के मूल संविधान के आत्मा के खिलाफ नहीं है? इसी तरह गोरखाओं को अधिकार नहीं था, उनको भी पीआरसी नहीं दी गई, उनको भी वहां पर इसी तरह 2 दर्जे का जीवन वहां पर जीना पड़ा। इससे एक पीओजे के से 19 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर मीरपुर मुजफ्फराबाद में बल्तिस्तान के एरिया में, तो वहां पर एक बड़ी आबादी थी जो वहां से छोड़कर इधर आई, जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में आई। और उनको अब ये कहें कि भाई वो किसी दूसरे राज्य के, वो तो जम्मू कश्मीर का ही था, उनको भी पीआरसी का अधिकार नहीं मिला। वो उनमें से जो करीब 5300 परिवार ऐसे हैं जो कि उस वक्त देश के अन्य हिस्सों में रहने लगे थे, वो उनको तमाम भारत के नागरिकता होने का अधिकार मिला और उनको तमाम हर तरीके का अधिकार, चाहे वो दिल्ली में बसे हो, हिमाचल प्रदेश में बसे हो, राजस्थान में बसे हो, यूपी हरियाणा में बसे हो, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में रह गए उनको कोई अधिकार नहीं मिला। यानी मुस्लिम भी आए और उसी प्रकार के हमलों से बचकर आए, और जो बाकी जगह राज्यों में गए तो अधिकार मिले, लेकिन जम्मू कश्मीर में गए तो उनको भी कोई अधिकार नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि 2 भाई मीरपुर से आए और वो एक जम्मू में बसा और एक पंजाब में आकर बस गया। पंजाब में जो आकर बसा उसको तमाम अधिकार मिले, उसके तो जो बच्चे पैदा हुए, नई पीढ़ियां आई, उसको तमाम नौकरियां मिली, लेकिन जो जम्मू में बसा था उसको कोई अधिकार नहीं मिले, उनको कोई अधिकार, वो कहीं नौकरी नहीं पा सकता था, वो कहीं शिक्षण संस्थान में अगर वो एडमिशन लेना चाहे तो उनको वहां पर अधिकार नहीं था। तो इस तरह के तमाम डिस्क्रिमिनेशन था जो कि लगातार जम्मू कश्मीर में चल रहा था। अलग-अलग विशेषज्ञ अपने बता रहे हैं। तो जिस तरीके से हम बार-बार दिग्विजय सिंह की बात करेंगे, दिग्विजय सिंह क्या ये कहना चाहते हैं कि जो दलितों का अधिकार नहीं था तो क्या वे उसका विरोधी है? क्या जो समानता का अधिकार और जो अवसर का अधिकार है महिलाओं को, क्या ये उसका विरोधी है?